हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मा आप सभी का शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बीपीएससी की तैयारी पूरी जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। और आप सभी ने अब तक प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर लिए होंगे, साथ ही सभी सब्जेक्ट भी कवर कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस सीरीज में बीपीएससी के 1992 से लेकर अब तक के आए हुए सभी क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ये हमारा पार्ट 3 है। इसका फ़ायदा यह होगा कि पूरी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप उस सब्जेक्ट पर उतना ही फोकस करें। इससे आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, ये सीरीज डेली इवनिंग शाम में 4 बजे हमारे शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे देखना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के 47 यानी 47वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के 73वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पर और देर न करते हुए और देखते हैं हम आगे आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम इसमें 47वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं। ऑप्शन ए राज्य सरकार के, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार के, ऑप्शन सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार के। यानी कि भारतीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार की तथा राज्यों की सरकारों में अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके चुनाव या नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय सरकार में राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। राज्यपाल द्वारा जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य सरकारों को बर्खास्त या विघटन कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन नंबर ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन नंबर बी संसद को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, हालांकि संविधान का उल्लंघन जो वाक्यांश है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। हालांकि इसके लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव
पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी रक्षा। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। फ्रेंड्स, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए हैं। साथ ही समवर्ती सूची में एक नवीन विषय यानी जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन को भी शामिल किया गया है। और समवर्ती सूची के विषय जो होते हैं, इन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य और केंद्र सरकार दोनों की होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर इकबाल नारायण, ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर डी जीवराज मेहता। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पर विचार करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही थी और इसी समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम पंचायती राज की स्थापना कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन नंबर ए 1931, इस ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2026, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2021, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2011। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2026 तक। यानी कि जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का वर्तमान में आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, इसे 87वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्यवार सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत बना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ शुरू की गई थी? राजस्थान और कहाँ पर शुरू की गई थी, कहने का ये मतलब है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत में पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। उसके बाद आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना था। ओके फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत स्थापित गांधीवादी विचार को चरितार्थ करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। यानी कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। यानी कि फ्रेंड्स, पंचायतों का चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में। यानी कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। और संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार की चर्चा की गई है। और फ्रेंड्स, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 44वां, ऑप्शन नंबर सी 46वां, ऑप्शन नंबर डी 50वां। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां। 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन है जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसी को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य को भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति। यानी जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका का प्रधान सदर ए रियासत होता है और वह राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। किंतु जम्मू कश्मीर के छठे संविधान संशोधन 1965 द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। फलतः सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम कर दिया गया है और वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने लगा है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने 47वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी पॉलिटी क्वेश्चंस आए हुए थे हमने सभी देख लिए हैं और अब हम 48वीं से लेकर 52वीं तक की प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि इससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है और अगला वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 48वीं से 42वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13वां। यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम 13वां था। और क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दो कार्यकाल तक इस पद पर थे, जबकि व्यक्ति विशेष के रूप में इनका स्थान 12वां है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन नंबर सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, ऑप्शन नंबर डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। यानी कि कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और तब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल यानी कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए
2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। यानी कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति भी होता है। आपको ये भी याद रखना है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी किसको देता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर सी, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल को। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। यानी कि फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 217 का के अनुसार कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन? ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वह एकमात्र गैर सदस्य है जो संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए, 32वें संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी, 15वें संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी, 46वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यानी कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे और इन्हें अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया, जो कि भाग 4 का एक अनुच्छेद है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो गई है। ओके फ्रेंड्स, और मूल कर्तव्यों को सोवियत रूप से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए, 12। ऑप्शन नंबर बी, 13। ऑप्शन नंबर सी, 14। ऑप्शन नंबर डी, 18। सो फ्रेंड्स, इनमें से इसका आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शंस ही गलत दिए गए थे उस साल। और इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा उसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। ओके फ्रेंड्स, और दिसंबर 2003 में 92वें संविधान संशोधन ने 4 भाषाओं मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया। उसके बाद में 8वीं सूची में कुल क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। ओके फ्रेंड्स, और उस साल का एक क्वेश्चन आयोग ने बाहर कर दिया था अपनी लिस्ट से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, यानी कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। इनका सही क्रम में सजाना था, तो इसका सही क्रम जो था फ्रेंड्स वो था सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और भारत के मूल संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी,
विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन नंबर ए 48वां, ऑप्शन नंबर बी 57वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 63वां संविधान संशोधन। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन। यानी कि संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ हो तो वैसी स्थिति में भारत संसद को उनके कार्यों को संपादन करने की व्यवस्था करनी होगी। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद ने एक बिल पारित किया जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? ऑप्शन नंबर ए एक सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर बी एक पसंदीदा अभिकरण, ऑप्शन नंबर सी एक परामर्शदात्री, ऑप्शन नंबर डी एक निरीक्षण प्राधिकरण। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक परामर्शदात्री। यानी कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति सिर्फ परामर्श देने के लिए होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, श्री मोहम्मद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? ऑप्शन नंबर ए 10वां, ऑप्शन नंबर बी 11वां, ऑप्शन नंबर सी 12वां, ऑप्शन नंबर डी 13वां। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13वां। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का क्रमांक जो क्रम संख्या है वो 13वीं है, जबकि व्यक्ति के रूप में ये 12वें व्यक्ति हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, यानी किसका मानस पुत्र है? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन नंबर बी श्री राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके फ्रेंड्स, यानी भारत में चलित न्यायालय कोर्ट की शुरुआत सबसे पहले 2007 में हरियाणा के मेवात से हुए थे। ओके फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हमने 48वीं से लेकर 42वीं बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 53 से लेकर 45वीं प्रारंभिक बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन हैं और यह पेपर 2011 में हुआ था। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है सो फ्रेंड्स ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो और इसके आने वाले अन्य सब्जेक्ट्स भी आपको इसी सीरीज में मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन नंबर ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी मकान का अधिकार। सो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार।
भारतीय संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में संशोधन कर 21A जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। यह संशोधन भारत के प्रत्येक 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है और शिक्षा हमारी भारत का समवर्ती सूची का विषय है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियाँ। ऑप्शन सी 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 अनुसूचियाँ। ऑप्शन डी 381 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूचियाँ। सो फ्रेंड्स, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा में होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी 252 सदस्य, जिनमें 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 250 सदस्य, जिनमें 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन सी संसदीय मानकों के मंत्री को। ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा स्पीकर को। यानी कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ओके फ्रेंड्स, और लोक लेखा समिति को भी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ऑप्शन बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ऑप्शन बी सी लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। ऑप्शन डी राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोक धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, जो कि ये हमारा गलत है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं लोकसभा में होती है। ओके फ्रेंड्स, बाकी के तीनों ऑप्शंस सही है इसके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी देश के किसी भी भाग में घूमने व बसने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 32 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 को ही संविधान के हृदय एवं आत्मा भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 395। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के तहत। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है।
अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय यानी अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य भी उच्च अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गलत पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो इसका ये गलत तीसरा वाला होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य भी उच्च अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, राज्यपाल। ऑप्शन सी, अध्यक्ष। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, यानी 10 है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति। ऑप्शन नंबर डी, ग्राम नगर संबंध समिति। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी, यानी कि इस बलवंत राय मेहता समिति ने ही स्थानीय ग्रामीण सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। यानी कि अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी 53 से लेकर के 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो इतने भी पॉलिटी में क्वेश्चन आए हुए थे उनको कवर अप किया है, उनको सॉल्व किया है। सो अब हम आगे करेंगे, जिसमें से कि 56 से लेकर के 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो भी क्वेश्चंस थे उनको हम सॉल्व करेंगे, जो कि 2011 में नहीं 2015 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस पॉलिटी में आए हुए थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। सो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ईस्वी सन 1757। ऑप्शन बी, ईस्वी सन 1765। ऑप्शन सी, ईस्वी सन 1773। ऑप्शन डी, ईस्वी सन 1793। सो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्वी सन 1773 में। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी और एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों पर नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1900। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1885।
1885 ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में किसान अधिकारों को मान्यता देने के लिए कानून लागू किया गया था। इसका मूल 1793 के स्थायी बंदोबस्त में निहित है, जिसने जमींदारों को पूर्ण अधिकार दिया और किराएदारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? ऑप्शन ए 1835, 1867, 1878 और 1908। ऑप्शन बी 1854, 1864, 1872, 1910। ऑप्शन सी 1854, 1872, 1908 और 1909। ऑप्शन डी 1867, 1908, 1910, 1919। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1865, 1867, 1878 और 1908 में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किए गए थे। ओके फ्रेंड्स, और जो जेम्स और अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है और जेम्स ऑगस्ट हेक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जी.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी अशोक मेहता। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता। भारत में सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण प्रणाली यानी त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी से आए हुए क्वेश्चंस, और अब हम 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे और उनको देखेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखानुदान बना है। ऑप्शन ए कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, ऑप्शन बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन डी बजट के लिए, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ओके फ्रेंड्स, यानी कि लेखा अनुदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मौजूदा सरकार चुनाव होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से वोट प्राप्त करती है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, यानी कि संविधान के प्रस्तावना में 26 नवंबर का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया था, यानी कि अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा था। 1949 को इसी दिन भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी
यानी अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है, और वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है या है? ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी समान नागरिक संहिता, ऑप्शन सी छोटे परिवार का मानदंड, ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे पॉइंट्स थे। अब इसमें से ऑप्शंस है, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पॉइंट 1, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, बाकी गैर नागरिकों को ये कानून की समक्ष समानता और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण शामिल है। ओके फ्रेंड्स, बाद के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है, और इस संबंध में भारतीय निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, और संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ओके फ्रेंड्स, संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे अधिकार उल्लेखित है जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है ऑप्शन ए एक सलाहकार निकाय, ऑप्शन बी एक सलाहकार समिति, ऑप्शन सी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, ऑप्शन डी प्रशासनिक प्राधिकारी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। ओके फ्रेंड्स, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक पंचायतों का प्रावधान है। इन्हें 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और इस अधिनियम ने संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि 11वीं अनुसूची भी जोड़ी थी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 डी 1 वर्ष, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर बी 2 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) में संसद सदस्यों के स्थानों को रिक्ति से संबंधित है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। ओके फ्रेंड, और 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी वाहनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए संविधान का अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), ऑप्शन सी संविधान का अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी संविधान का अनुच्छेद 25, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक।
सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) यानी कि भारतीय झंडा समिति 2002 के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। मिलान करना है इसमें सूचियों को 9 नंबर में। संघीय सूची में बताना कितने विषय हैं और राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मैच द कॉलम आएगा, यानी कि संघीय सूची में 97 विषय दिए गए हैं और राज्य सूची में है 66 विषय है और समवर्ती सूची में 47 विषय है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत। संविधान के अनुच्छेद 4 में स्वयं घोषित यह किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संशोधन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है, जिसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ कार्रवाइयों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अभी 60 से लेकर 62वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। सो अब हम 63वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2018 में हुई थी उसके प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगली बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन जो भी आए हुए थे पॉलिटिव सेशन के। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी JVK राव कमेटी, ऑप्शन डी सरकारी आयोग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति। यानी कि अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने की थी। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ये यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी जनोपयोगी सेवा, ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं
या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। स्थानीय स्वशासन तथा ग्राम प्रशासन का उल्लेख राज्य सूची के अंतर्गत किया गया है। स्थानीय स्वशासन को 73वें तथा 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसके साथ ही 11वीं तथा 12वीं सूचियां भी जोड़े गए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। संविधान की 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन है। जिस विषय का वर्णन सूचियों में नहीं किया गया है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ओके फ्रेंड्स, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और अगर पंचायती राज प्रणाली की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य या किन राज्यों पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया गया है? सो फ्रेंड्स, अगर पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण की बात करें सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 यानी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इनको लागू किया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा में, ऑप्शन डी लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है ऑप्शन या एक से अधिक। सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। देखो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संसदीय, ऑप्शन डी प्रकृति में संघीय किंतु भाव में एकात्मक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकपाल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था संविधान के 124 से अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायाधीश रह चुका हो अथवा 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के योग्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा, वैसे ऑप्शन ई जाना चाहिए, क्योंकि
संसद की बात की, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। तो लोकसभा में की बात करें तो 25 वर्ष है, और राज्यसभा की बात करें तो उसमें 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, यानी कि अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, परंतु न्यायाधीशों की आयु के संदर्भ में संसद नए कानून बना सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी वित्त सचिव, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल सचिव। यानी केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आप हमें कमेंट करके यह बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और हम इस समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी वही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे का हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।